हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस प्रभाव तथा विश्वव्यापी उष्णता यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ग्रीन हाउस शब्द की उत्पत्ति पौधघर यानी कि ग्रीन हाउस से हुई है। पौधघर यानी कि ग्रीन हाउस कांच का बना एक छोटा घर जैसी संरचना होती है, जिसमें सूर्य का प्रकाश अंदर तो आता है लेकिन उसकी हीट कांच के कारण बाहर नहीं निकल पाती, और इसका प्रयोग शीत ऋतु में पौधों को उगाने में किया जाता है। क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए हीट बाहर नहीं निकल पाती है और जो अंदर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार से किसी भी प्लेनेट पर जब CO2 और अन्य गैसेस ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेती हैं और उस लेयर के कारण जो पृथ्वी की हीट रेडिएट होकर वापस जा रही होती है वो वापस नहीं जा पाती और वो नीचे ही बनी रह पाती है। और इसके कारण जिस प्रकार से नीचे का ग्रीन हाउस में यानी कि पौधघर में तापमान बढ़ता है, उसी प्रकार से CO2 और अन्य गैसेस की लेयर के कारण जो तापमान होता है वो नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा वे जिसमें किसी भी प्लेनेट की गैसेस, विशेष रूप से CO2 एक ग्लास की तरह काम करती है, ग्रीन हाउस की तरह काम करती है और सनलाइट को अंदर तो आने देती है लेकिन हीट को बाहर नहीं जाने देती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में किसी भी प्लेनेट का तापमान बढ़ता है और वो इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन के कारण बनता है। अर्थात CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण किसी भी प्लेनेट का जो तापमान बढ़ना होता है, हम उसे ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस कुछ गैसेस जैसे CO2 60%, CH4 मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और N2O 6% के कारण होता है। और इसके अलावा वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होती है, इसीलिए वो ग्रीन हाउस गैसेस के बीच में आती है। तो मॉलिक्यूल्स जो या गैसेस जो ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O और वाटर वेपर्स होते हैं, और इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं। अब ग्रीन हाउस एक नेचर में होने वाला एक परिघटना है, एक प्रोसेस होता है जिसके कारण पृथ्वी की जो सतह होती है उसका जो वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है। जो इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो फायदा है, ये जो यूज है वो क्या है कि जो यहाँ पर जो अगर ये ग्रीन हाउस ना होता तो जो हमारी पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, वो -18 डिग्री सेल्सियस होता और यहाँ पर जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता और इतना आसानी से जीवन जीना मुश्किल हो जाता जिस प्रकार से आज हम जी रहे हैं। अब जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका लगभग 50% जो सनलाइट होती है वही अंदर आती है और 50% के आसपास जो होती है वो वायुमंडल में वापस परावर्तित कर दी जाती है बादलों के द्वारा और एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा। तो केवल जो 50% जो विकिरण आता है वो केवल अंदर आता है और वो सन की जो लाइट होती है वो पृथ्वी को हीट करती है। उसमें से जो इसका इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसका कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाता है, लेकिन इसका केवल बहुत छोटा भाग यानी कि टाइनी फ्रैक्शन ही अंतरिक्ष तक पहुंच पाता है और बाकी सब अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवशोषित होने लगता है। इन गैसों के मॉलिक्यूल्स ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी विकृत करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी के सतह पर पुनः आ जाता है और इसको फिर से गर्म करता है। यह चक्र अनेक बार होता रहता है और वायुमंडल गर्म होता रहता है।
ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उसकी वृद्धि होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लगातार CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, मीथेन की मात्रा बढ़ती जा रही है वायुमंडल में। इसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इस ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने से जो हमारा प्लेनेट है, उस प्लेनेट अर्थ का मीन टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इस बढ़े टेम्परेचर को हम बोलते हैं विश्वव्यापी उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से अनेक हार्म हो रहे हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो हिमालय और अन्य पर्वतों पर जो जमी बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। इसके अलावा पिछले शताब्दी में जो पृथ्वी का तापमान है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण 0.6 डिग्री बढ़ा है, लेकिन अनुमान वैज्ञानिकों का यह है कि 2100 तक आते आते जो ये तापमान में वृद्धि है वो 1.5 से लेकर 5.8 के आसपास तक हो जाएगी, जिससे बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होंगे। जलवायु परिवर्तन जैसे अल नीनो इफेक्ट हो जाएंगे, ध्रुवीय टिप हिम टोपियों से बर्फ पिघलने लगेगी, हिमालय और अन्य जो बर्फ के घिरी संरचनाएं होती है उनसे पिघलने लगेगी, जिससे समुद्रों का तल बढ़ने लगेगा, अनेक जीव जंतुओं को परेशानी क्रिएट होगी और कई जो समुद्र तल के आसपास जो इलाके होते हैं, रिहायशी इलाके होते हैं या जो वहाँ पर स्थान होंगे वो पानी में डूब जाएंगे। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमारे पास अनेक उपाय हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग कम से कम करें, जिससे CO2 और अन्य गैसेस का जो एमिशन होता है, निकलना होता है, वो कम से कम हो जाए। ऊर्जा दक्षता में सुधार करनी चाहिए। जो ऊर्जा हमें मिलती है किसी भी फ्यूल से या किसी भी सब्सटेंस से, उसका बहुत कम पोर्शन हमें मिलता है और बहुत सारा पोर्शन उसमें से निकल जाता है हीट के रूप में या किसी भी अन्य रूप में, जिससे पोल्यूशन होता है। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वन होने पर ज़्यादा से ज़्यादा CO2 यूज़ हो जाएगी और यूज़ होने से पोल्यूशन कम होगा। नए नए वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 और अन्य गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके अलावा मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या को कम करना चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी ही अधिक प्लांट्स पर, वनों पर और अन्य संसाधनों पर प्रेशर होता है। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है उनके उत्पादन करने वाले जो संयंत्र होते हैं उनको देखभाल करनी चाहिए, उनसे कम ग्रीन हाउस गैसेस निकले, उनका ध्यान चाहिए। मार्शेस और रूमिनेंट्स से भी CH4 निकलती है, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो CH4 निकाल सकती हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बचाने के लिए या उसको प्रभाव को कम करने के लिए हमें अपने घरों के आसपास पार्कों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, जिससे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो बढ़ती है, जिससे CO2 जो होती है वो घटती है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वास्तव में वो इफ़ेक्ट होता है जिसमें CO2 और अन्य गैसेस के कारण जो टेम्परेचर होता है प्लेनेट का वो बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस मेनली CO2 सबसे ज़्यादा 60% योगदान देती है, CH4 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 16, N2 और वाटर वेपर्स होते हैं। ग्रीन हाउस के कारण जो प्लेनेट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यानी कि विश्वव्यापी उष्णता कहते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।